मैं खगड़िया वासियों को बताना चाहता हूँ, जैसे मैं डॉक्टर सृजीत कुमार, पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एमबीबीएस मैंने पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच, एमडी भी मेडिसिन से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और डीएम न्यूरोलॉजी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी से करके वापस खगड़िया की धरती पे कदम रखा हूँ। मैंने देखा है बहुत सारी बीमारियां हैं न्यूरोलॉजी में, न्यूरो फिजिशियन से रिलेटेड, जैसे मिर्गी, माइग्रेन बहुत पुराना, सर दर्द है, लकवा है, छोटे बच्चे हैं जिनका विकास उम्र के मुताबिक नहीं है। ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो बड़े शहरों का सोचते सोचते काफ़ी समय गुजार देते हैं कि जाएंगे। पटना लगता नज़दीक है, बट सब लेके जाना दिखाने के लिए सोचते सोचते वो समय, जब बीमारी पहले पकड़ सकते थे, बढ़ने से पहले, ज़्यादा होने से पहले, वो समय निकल जाता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सप्ताह में एक दिन नेक्टर हॉस्पिटल खगड़िया के माध्यम से मैं यहाँ पे कुछ सेवा दे सकूँ, लोग आए, मिले, जाने समझे, परामर्श लें, तो उनका भी भला होगा। क्या रहेगा ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बेटर बता पाएगा। मैं तो आके पेशेंट देखने में, मेरा कर्तव्य जो है पेशेंट को देखना और जो सही राय देना। और कोई भी पुराना सर दर्द होता है, जैसे माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, कई चीज़ों से सालों से जूझ रहे होते हैं लोग, 2 साल 3 साल नहीं, 10 साल तक भी होता है। लकवा का पेशेंट होता है, लकवा हो चुका है, उसका क्या करना है, आगे नहीं हो उसका क्या करना है, मिर्गी है, मियादी बुखार है। अब छोटे बच्चे 1 साल 2 साल के हो या फिर बुजुर्ग हो, सब न्यूरोलॉजी के अंदर में, मेरे अंडर, मतलब सबका आता है, उम्र का कोई बाध्य नहीं है। अगर न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है, बशर्ते हेड का ट्रॉमा कुछ अलग हो जाता है, मानसिक रोग कुछ अलग हो जाता है, इसके अलावा किसी भी तरह का इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एनी काइंड ऑफ पैरालिसिस, जीबीएस होता है, दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं ना, झिनझिनी होता है, गर्दन में दर्द होता है, कमर का दर्द पैर में जाता है, हाथ का दर्द इधर आता है, झंझनाहट रहती है, छूने से मालूम नहीं पड़ रहा है, नस स्पर्श महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह। हाँ, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हो या नसों से कहीं से रिलेटेड। ब्रेन ट्यूमर पेशेंट को खुद तो नहीं पता होगा, पेशेंट कंप्लेन तो फिर वही हेडेक होगा, मिर्गी होगा, इन चीज़ों को लेके आएगा, समझने पे मालूम पड़ेगा कि ट्यूमर है। इलाज न्यूरोलॉजी से संबंधित नहीं रहता है इसका, फिर आगे जाता है, बट शुरुआती स्टेज में, पकड़ने के समय में तो हमारे पास आएगा, समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, फिर सही राह दिखा पाएंगे कि कहाँ जाना है। आपके सर कितने दिन बैठेंगे लेक्चर में? अभी प्रत्येक रविवार मैं आने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी तक तो सर एक दिन में कितना पेशेंट देख पाएंगे? न्यूरोलॉजी आमतौर पर देखने में समय लगता है, पूरा बॉडी हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है, समझना पड़ता है, बाकी विषयों से थोड़ा अलग है, सीधे जांच के प्रति नहीं भागना रहता है इसमें। समझते हैं तो कम से कम जांचों में काम हो सकता है, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि जो सोचा है वो सही है कि नहीं, तो नॉर्मल थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है। पेशेंट जितना रिस्पॉन्स होगा, अगर ज़्यादा टाइम देना पड़ा तो ज़्यादा देर बैठेंगे, जैसे भी होगा, जहाँ से हैं। कोशिश तो यही रहती है जो आ गए हैं दिखा के ही जाते हैं, जितने लोग हों, ज़्यादा समय लगेगा तो लगेगा। गर्दन में दर्द हो या आधे माथे में दर्द हो तो हाँ, जिसको आप कपारे भी बोलते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो ऐसे लोगों को मतलब क्या सब परहेज करना चाहिए, क्यों होता है इस तरह? ये जो दोनों अलग अलग हो गए, गर्दन वाला जो दर्द आप बता रहे हैं, जो सबसे ज्यादातर होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थोड़ा अलग होता है, बट उसका ही हो गया। जो आप सब क्या नहीं करना चाहिए जिससे होता है, तो ये रहता है लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ है। आजकल का लाइफस्टाइल हमारा बहुत बदल गया है। अब फ़ोन जो ऐसे झुका के हम देखते रहते हैं, उसके कारण, बाइक ज़्यादा चला रहे हैं, उसके कारण में, एक ही चेयर पे बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं, उसके कारण, तकिया थोड़ा मोटा ले रहे हैं या आड़ा तिरछा सो गए, कभी सोफे पे सो गए, इन चीज़ों पे गर्दन पे असर पड़ता है। और ये ठीक भी लाइफस्टाइल की चीज़ों से ही होता है। दवा थोड़ा आराम दिला सकता है, तत्कालिक आराम दिला सकता है। पूर्ण रूप से आप चाहते हैं तो आपको लाइफस्टाइल में ही चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो मिलने को समझाना होगा, या ये चीज़ जो मैंने अभी बताया, ये फॉलो करने से, समझने से भी राहत मिलता है। सर जिस प्रकार से आप बता रहे हैं इलाज उसके आधुनिक मशीन की आवश्यकता आपको हम्म। हाँ, जैसे मैंने बताया,
कि आधुनिक मशीन पहले न्यूरोलॉजी में क्या होता है, मतलब न्यूरो फिजिशियन, मतलब पहले एग्जामिनेशन ही इतना बड़ा पार्ट है हमारा कि उसमें समय भी लगता है। एग्जामिनेशन मतलब जो खुद से कर रहा है, बेड साइड पेशेंट सामने है, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, उससे समझ रहा हूँ कि ब्रेन में किस पार्ट में, नर्व में, स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। देन बात आती है कि वो क्यों हो रहा है, पहले कहाँ हो रहा है। न्यूरोलॉजी में ये अप्रोच चलता है जो बाकी से अलग है, कहाँ हो रहा है सबसे पहले ये, और फिर होता है क्यों हो रहा है, फिर आगे करना क्या है इसका। तो वो वहां तक बात तो सीधा सीधा आमने सामने पेशेंट के को देखने से ही बहुत दूर तक बात चली जाती है। उसके आगे फिर सीटी, एमआरआई, नर्व कंडक्शन स्टडी, ईईजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये सब है। इमिडिएटली एनसीएस, ईएमजी इनको जल्द से जल्द को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। बाकी सीटी तो रहता है, सीटी स्कैन हमारे यहाँ पे, हमारा हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन हमारे जस्ट पाँच उपलब्ध है, पाँच शहर में मिनट के उपलब्ध है। डिस्टेंस पे हमारे सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी भी प्रकार की अगर सीटी स्कैन की जरूरत होती है तो हम वहाँ से करा लेते हैं। और उसका विशेषता है सर अच्छा एक सवाल सर जैसे हम सीटी से कंफर्म कर लेते हैं किस टाइप का स्ट्रोक है, हमें दिमाग में क्लॉट हुआ, इमिडिएटली उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो जो पेशेंट पैरालिसिस होके आया था वो उठ के जाने लायक हो जाता है अगले दिन भी, अगर विद इन 4.5 आवर्स। ये सबको बताना चाहूँगा इसी चैनल के माध्यम से कि 4.5 आवर्स इज विंडो पीरियड, मतलब उस बीच में वो दवा लग जाना चाहिए। और नॉर्मली बहुत कम होता है कि पेशेंट उस फेज में आ पाते हैं, क्योंकि वो समझते सोचते यहाँ दिखाऊं कहाँ जाऊं पैरालिसिस लेके, और वो अच्छा टाइम, अगर पैरालाइज हाँ वाले वो साढ़े टाइम, चार घंटे के अंदर अगर आ जाते हाँ वो टाइम हमारा खो जाता है। वो टाइम नहीं खोएगा तो कुछ और कर सकते हैं, बट अगर वो टाइम लैप्स हो गया तो अब वो जो डैमेज है वो परमानेंट हो चुका है। अब इसको ब्रेन को हम आगे ना हो इससे बचाने की तरफ हम काम कर सकते हैं, क्यों हुआ था क्या करना है जिससे दोबारा ना हो। लेकिन जो हो चुका उसको रिकवर करना है, शक्ति लाना है। फिजियोथेरेपी ही आपको हेल्प करेगा, मेडिसिन का रोल कम है। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, आप कितना सेवा करते हैं खुद का, और आपके घर वाले अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं वो कितने सेवा का ख्याल रखते हैं, उस पर डिपेंड और करता है। एक चीज सर 4.5 घंटे के अंदर अगर आता है तो रिकवर होने का चांसेस रहता है। दो काफी तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक में ब्लीडिंग हो गया, हम्म, और एक जो नस, खून की नली थी मस्तिष्क में जाने वाली, उसके पहले जाम हो गया। जो नली फट गया, ब्लीडिंग हो गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट लेकिन ये पता चलेगा जब आते ही आप सीटी स्कैन कराएं, आपको तो नहीं पता ना अंदर से तो क्या हुआ, मुझे भी देख के नहीं पता। वो सीटी स्कैन इमीडिएटली हो पाए, और वो भी 4.5 घंटे के भीतर सीटी स्कैन वगैरह भी सब हो जाना चाहिए। यानी आप थोड़ा और पहले आ पाएंगे तो, अगर वो इस्चेमिक नेचर का, मतलब क्लॉट बनने वाला टाइप का स्ट्रोक होगा, तो उसमें काफी हद तक संभावना है कि उस समय पे दवा चल गई तो इमिडिएटली ही ठीक हो गए। सर का रेसिडेंस कहाँ? रेसिडेंस बिहार का ही हूँ ज्यादातर। नालंदा बिहार शरीफ में घर रहा है, बट खगड़िया से आना जाना रहा है, पहले से भी बहुत बार आया हूँ। सर अगर खान, ये जो बीमारी बता रहे हैं जिसका इलाज आप करते हैं, खान पान का कितना असर होता है उसमें? सारी बीमारी अलग अलग है, खाना पीना का थोड़ा, अगर कॉमन सबको मिला के बात करें तो ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं होता है, समझ ही रहता है बाहर का तेल मसाला वाला नहीं हो, फ्राइड नहीं हो, एक ही तेल में 4 बार सुबह से शाम तक पकौड़ा तल रहा है, वो तेल देख के ही काला लग रहा होता है, ट्रांस फैटी एसिड बन चुका होता है उसमें, सिस की जगह वो ट्रांस हो जाता है। माइक्रो ओवन में मोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज होता है फैट का, वो स्टोर होता है अगर उस तरीके का, तो पता ही वो चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, कम करना चाहिए। ये आपको हर तरीके से हार्ट में भी हेल्प करेगा, ब्रेन में भी हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट मैकेनिज्म वही है। हार्ट अटैक भी होता है तो ब्रेन के नलियों में कोलेस्ट्रॉल जाके जम गया, थक्का जम गया, वही ब्रेन में हो गया तो स्ट्रोक बोल दिया, पैरालिसिस हो गया, मैकेनिज्म सेम है सर और धूम्रपान बचाव या भी सेम है। ये नशा का धूम्रपान जो सेवन करते हैं उसका कितना असर होता है? बहुत ही ज़्यादा असर है, धूम्रपान खासकर बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं करना चाहिए धूम्रपान। मैं आज तक नहीं किया, नहीं करता हूँ, ना ही अल्कोहल का सेवन करता भी नहीं हूँ, और राय भी नहीं देता बिल्कुल, मतलब कम से कम होना चाहिए। न्यूरोलॉजी में मतलब काफ़ी पेशेंट, स्ट्रोक जो भी मैं बात कर रहा था, हेमरेज ब्लीड हो जाता है, यंग पेशेंट, मतलब नॉर्मली आप सुनेंगे लकवा बुढ़ापे में हो रहा है, बट अगर मेरे पास यंग पेशेंट आता है पहली बार 30s में, 40s की उम्र में, और वो हेमरेज निकलता है उसके सीटी देखते, पहला सवाल यही पूछता हूँ, और अमूमन आंसर हाँ होता है। पूछता हूँ कि नशा करते हैं, कर रहा होता है, और उस दिन भी किया होता है जिस दिन ब्लीड हुआ रहता है। खास लोकेशन है ब्रेन में कि हाँ इस जगह पे ब्लीड मुझे दिखता है, समझ जाता हूँ कि बंदा शराब का सेवन करता भी है, उस दिन किया भी था, और नतीजा हो गया।
मुख्य रूप से सर न्यूरो से बचने के लिए क्या करें? किससे? न्यूरो हाँ, के बीमारी से बचने के लिए क्या करें? ये काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया ना, न्यूरोलॉजी में तो सब कुछ आ रहा है ऊपर से नीचे। किसी तरह का इन्फेक्शन है, ऑटोइम्यून डिजीज है, पैरालिसिस जैसे मैंने बताया, तो खाने के संबंधित तो ये सभी है। बाकी अच्छी दिनचर्या हो, बाकी बीमारी पे डिपेंड कर सकता है। आप डायरेक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता, इट्स खगड़िया सो के वास्ट। खगड़िया के आम जनता को क्या कहेंगे? प्रत्येक रविवार आ रहे हैं वो मिले जिनका पुरानी बीमारी समस्या जूझ रहे हैं, कहीं और नहीं जा पा रहे हैं, या एक बार दिखा के थक चुके हैं, तो एक बार हमें भी अवसर दें, देखते हैं। एज एन न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर, ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं तो कितने प्रतिशत वो ठीक होकर जाए, कितना गारंटी क्या है उसका कि 100% तो या फिर कितना प्रतिशत तो? ये शब्द ही मेडिकल में आप मैथ्स का परसेंटेज वगैरह नहीं ला सकते, बिल्कुल अलग है। हर बॉडी अलग है, हर बीमारी अलग है, सब ट्रीटमेंट का इनिशियल रिस्पॉन्स स्टेज अलग पे अगर है। आता है तो फिर सब नसीब खराब रहा तो ऐसी जगह पे होता है, कई बार नहीं भी पहुंच पाते। या खगड़िया के आउट ऑफ खगड़िया से जो ऑडियंस आपको देख रही है तो उनके लिए फिर क्या